हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू सुमित सर क्लासेस। तो हमने अपने केमिकल काइनेटिक्स के दो कॉन्सेप्ट लेक्चर डिस्कस कर लिए हैं। ये हमारा उसका थर्ड पार्ट है। इस लेक्चर में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम्स देखेंगे उनकी हम पहले जल्दी से कॉन्सेप्ट देख लेंगे, उनकी थ्योरी क्या है, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शंस आप डायरेक्टली प्रॉब्लम को अप्रोच नहीं कर सकते हैं और इसके लिए आपको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है। उसके बाद हमको कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे और हम उसके बाद लास्ट में एक रेट ऑर्डर से रिएक्शन से रिलेटेड रिएक्शन को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले देखते हैं। द रिएक्शन इन विच द रिएक्टेंट फॉर्म्स एन इंटरमीडिएट एंड द इंटरमीडिएट फॉर्म्स द प्रोडक्ट इन वन और मैनी सब्सिक्वेंट रिएक्शंस आर कॉल्ड कॉन्सिक्यूटिव और सीक्वेंशियल रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बट बेसिकली क्या कह रहा है कि हमारा जो रिएक्टेंट है ए से हमारा सी फॉर्म हो रहा है, पर ये डायरेक्ट हमारा फॉर्म नहीं हो रहा है, ये वाया इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है बी। पर ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही इंटरमीडिएट हो। यहाँ पे मान लीजिए ए टू बी जा रहा है, देन बी टू सी, देन सी टू डी। ठीक है, तो हमारा ए फाइनल प्रोडक्ट तो डी है और रिएक्टेंट ए है, पर ये डायरेक्ट नहीं बन रहा है। हमारा पहले हमारा क्या बन रहा है, इंटरमीडिएट बी बन रहा है, बी से इंटरमीडिएट हमारा सी बन रहा है। ठीक है, तो यही बात है। पर जो हमको फोकस करना है वो इस पर फोकस करना है। जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस दो स्टेप में है, K1 एंड K2 पे। उतना ही हमारा सिलेबस में है, गेट के सिलेबस में इतना ही हमको पढ़ना है। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है, रिएक्टेंट है, बी इंटरमीडिएट है और सी हमारा प्रोडक्ट है। तो इसका एग्जांपल हम सबसे पहले देखते हैं। ये तो हमारी चलिए ए टू बी टू सी हो गया, पर हमारा एग्जाम्पल क्या होता है, हमारा लेबोरेटरी में इसका क्या एग्जाम्पल होता है। तो हमारा जो ये डाई एस्टर है, इसका सैपोनिफिकेशन मतलब हमारा जो सोप बनाने की प्रोसेस होती है, जिसमें हम एस्टर को हम बेस से ट्रीट करते हैं, तो उसको हम सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एस्टर है। एस्टर को जब हम बेस से ट्रीट करते हैं तो इसका एक जो एस्टर होता है वो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, फिर दूसरा पार्ट वाला भी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो दो एस्टर ग्रुप हैं यहाँ पे। तो पहले एक एस्टर ग्रुप एसिड में कन्वर्ट हो गया, देन दूसरे रिएक्शन में दूसरा एसिड कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक स्टेप में नहीं होती है हमारी, ये मल्टी स्टेप है। तो ये हमारी सीक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। इसमें कुछ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, डेरिवेशन लाइक डिफरेंशिएशन, और इसमें मेनली हमको कुछ 5 फॉर्मूलेज होंगे, उनको याद रखना है आपको, और उन 5 फॉर्मूले से हमारी सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक्स देखते हैं। ए हमारा रिएक्टेंट है, यहाँ पर ई इंटरमीडिएट है और पी हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है। तो अगर हम रेट लॉ लिखें तो डी डी टी ऑफ ए क्या होगा, -K1 है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे ए की कंसनट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, इसलिए माइनस का साइन लगाया है। K1 हमारा यहाँ रेट कांस्टेंट है और ये हमारी इनिशियल कंसनट्रेशन है। इसी तरह हम इंटरमीडिएट की कंसनट्रेशन लिखें तो इंटरमीडिएट हमारा K1 से भी रिलेटेड है और K2 से भी रिलेटेड है। तो हमारी इसकी K1 A होगा, क्योंकि ये फॉर्म हो रहा है A से, इसलिए पॉजिटिव साइन है यहाँ पर यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, क्योंकि यहाँ पे ये K2 पाथ से डिकम्पोज हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, तो माइनस साइन हुआ। अब P क्या है, P तो हमारा सिर्फ फॉर्म हो रहा है, इसके आगे कोई रिएक्शंस है नहीं, तो P सिंपली क्या हो जाएगा, K2 इंटू आई। ठीक है, ये तो बेसिकली रेट लॉज थे। अब इन रेट लॉज का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमको कुछ फॉर्मूलेज मिलते हैं। तो इन फॉर्मूलेज को आप डायरेक्टली याद कर लीजिए, आपको डेरिवेशन में जाने की, डीप में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसका कोई यूज़ नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखने हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो है हमारा, ए की टाइम के साथ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस K1 इंटू टी। ठीक है, तो ए की कंसनट्रेशन हमारी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। ठीक है, और इंटरमीडिएट की कंसनट्रेशन क्या होगी, इंटरमीडिएट देखिए हमारा पहले क्या होगा, फॉर्म होगा, कुछ ना कुछ बनेगा, और फिर क्या होगा, वो सीधे कंज्यूम होने लगेगा। ठीक है, तो क्योंकि ए स्टार्टिंग में तो हमारा सिर्फ ए होगा, फिर ए से हमारा आई बनेगा, फिर आई जब थोड़ा बन जाएगा वो फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या होगा, आई थोड़ा स्टार्टिंग में इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा। ठीक है, तो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा आई का, आई इज इक्वल टू K1 A नॉट अपॉन K2 माइनस K1 इंटू ई की पावर माइनस K1 टी माइनस ई की पावर माइनस K2 टी। ठीक है, तो एक बार आप फॉर्मूलेस को लिख लीजिएगा, फिर आप एक दो प्रॉब्लम्स इन पे करेंगे तो आपको ये खुद याद हो जाएंगे। आपको ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप प्रॉब्लम्स करिए और एक दो बार फॉर्मूलेस को फिर से देख लीजिए तो आपको याद हो जाएंगे। सिमिलरली हमारा पी का ये एक्सप्रेशन होता है ए नॉट ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन K1 माइनस K2 ब्रैकेट में K2 ई की पावर माइनस K1 टी माइनस K1 ई की पावर माइनस K2 टी। ठीक है, तो थोड़े लंबे फॉर्मूलेज आपको लग रहे होंगे, पर आप थोड़ा अपने हिसाब से याद कर सकते हैं, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है।
फिर जो हमारा प्रॉब्लम आती है, देखिए जो हमारा A to B बन रहा है, B to C बन रहा है, ठीक है। तो B में इसलिए क्या हो रहा है, इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होगी, फिर क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, ठीक है। तो कोई एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, तो उस टाइम को पूछा जाता है एग्जाम में कि ऐसा टाइम बताइए जहाँ पे B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, ठीक है। तो उस टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है 1/K1 - K2 ln K1/K2, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ फॉर्मूला हो गया। इसके पहले हमने 3 फॉर्मूले देखे और ये हमारा लास्ट फॉर्मूला है, फिफ्थ फॉर्मूला। अब देखिए B का टाइम की B कब मैक्सिमम होगा उसका हमने फॉर्मूला देख लिया कि B की कंसंट्रेशन कब मैक्सिमम होगी, वो टाइम क्या है, ठीक है। पर B की मैक्सिमम कंसंट्रेशन का अमाउंट क्या है, मतलब कि B कितना है, 1 मोल पर लीटर है, 2 मोल पर लीटर है, उसकी कंसंट्रेशन क्या है, उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है A0 इंटू K2/K1 की होल पावर K2/K1 - K2, ठीक है। तो या आप ये 5 फॉर्मूलेज लिख लीजिएगा, 3-4 बार लिख लीजिएगा आप, तो आपको खुद ही याद हो जाएंगे, फिर आप सीधे प्रॉब्लम्स करना स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इससे रिलेटेड हमारे पास ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे देखिए K1 और यहाँ पे K2 है, तो क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास K1 की वैल्यू K2 से ज़्यादा हो सकती है या K2 की वैल्यू K1 से ज़्यादा हो सकती है। उस टाइम पे हमको A और B C की कंसंट्रेशन कैसे वेरी करेगी, उनमें ग्राफ कैसा होता है, उसको स्टडी करते हैं, चलिए, ठीक है। तो सबसे पहला केस है हमारा K1 की वैल्यू जब हमारी K2 से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारा जो B बनेगा बहुत ही तेज़ी से बनेगा, पर जब कंज्यूम होने की बात होगी तो बहुत ही धीमे होगा, क्योंकि K2 की वैल्यू बहुत ही कम है। तो क्या होगा कि बहुत ही धीमे 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 खत्म होगा, पर फॉर्मेशन ऑफ B बहुत ही तेज होगा, ठीक है। तो देखिए A की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, क्योंकि हमारा क्या था टर्म AT = A0 e⁻ K1 इंटू T, ठीक है। तो टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन हमारी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है A की, ये हमारा A है। अब B की कंसंट्रेशन देखिए कुछ टाइम तक बढ़ रही है, ये हमारा B है, फिर उसके बाद हमारी इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो K1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए देखिए बहुत ही रैपिड इंक्रीज हुआ है इसके में, देन स्लोली देखिए यहाँ पे देखिए बहुत ही स्लो इसका में डिक्रीज हो रहा है B में। और C में क्या है, C की कंसंट्रेशन हमारी एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है, ठीक है। और एक टाइम के बाद हमारी कांस्टेंट हो जा रही है, क्योंकि पूरा रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाएगा। ये तो हमारा फर्स्ट केस था। अब इसका जो सेकंड केस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही क्वेश्चन 3-4 बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है सिमिलर टाइप का, ठीक है। तो K2 की वैल्यू जब हमारी K1 से बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए हमारा एक बार B फॉर्म हो जाएगा। जब K2 बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, जैसे ही B बनेगा वैसे ही इससे C में कन्वर्ट हो जाएगा। मीन्स थोड़ा भी टाइम नहीं लगेगा कि B की कंसंट्रेशन की मतलब कि इसमें कुछ अमाउंट बन जाए। तो यही हमारा स्टडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन भी होता है कि जैसे ही हमारा इंटरमीडिएट बने वो तुरंत हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। इसी को हम इसको ट्रांजिएंट भी बोलते हैं, ट्रांजिएंट एक्सिस्टेंस भी बोलते हैं कि B हमारा जैसे ही बन रहा है वो C में टोटली कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं A की कंसंट्रेशन में वही है, उसी तरह का ग्राफ है, हमारा एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। B की कंसंट्रेशन देखिए बढ़ी, फिर तुरंत डिक्रीज होने लगी, ठीक है। तो लास्ट केस में क्या हो रहा था, B की कंसंट्रेशन बढ़ रही थी बहुत ही ज़्यादा, देन डिक्रीज हो रही थी स्लोली, पर यहाँ पे देखिए B की कंसंट्रेशन जैसे बढ़ी तुरंत घटने लगी। और C की कंसंट्रेशन में कुछ ज़्यादा वेरी नहीं है, जैसे लास्ट सिमिलर केस था वैसे ही हमारे पास है, ठीक है। तो हमने थ्योरी डिस्कस कर ली, उसके बेसिस पे ग्राफ डिस्कस के लिए। अब प्रॉब्लम्स करने को हमको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, बहुत ही ईजिली हमारी सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। अ रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटरमीडिएट B इन एन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है। तो A से B बन रहा है हमारा, B to C बन रहा है। द इंटीग्रेटेड लॉ फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये कि गेट 2006 में प्रॉब्लम पूछी है, और जो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला मैंने बताया था वो डायरेक्टली ही आपको इन्वॉल्व हो गया, तो आपको ये फॉर्मूला ही याद हो तो आपसे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो A = B, A goes to B, देन B goes to C। और A की कंसंट्रेशन हमारी कैसे डिपेंड करती है टाइम पर, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है। हमने ग्राफ देखा था हमारा A वर्सेस टाइम, तो हमारी कंसंट्रेशन कैसे वेरी कर रही थी, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही थी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा A ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ईजी प्रॉब्लम थी, जस्ट फॉर्मूला हमको याद रखना था और बस, इसमें कुछ खास था नहीं। अब सेकेंड प्रॉब्लम पूछ रही है कि इफ K इज मच ग्रेटर देन KB, देन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम प्लॉट फॉर द अबव रिएक्शन, ठीक है। हमने 2 केस डिस्कस किए थे, उसमें से हमारा पहला केस है ये। तो देखिए A की कंसंट्रेशन तो एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगी, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है। यहाँ देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है तो C ऑप्शन नहीं हो सकता।
यहाँ देखिए बी और सी की कंसंट्रेशन कैसा है, लीनियर वेरी कर रही है, जबकि हमारी क्या होती है इस तरह पहले इंक्रीज करती है, देन सी की भी कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है, तो डी भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है हमारा। अब देखिए ए और बी में क्या होगा, बी में देखिए क्या है कि बी की कंसंट्रेशन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, इसकी कंसंट्रेशन कहीं डिक्रीज नहीं हो रही है, जबकि क्या होगा बी हमारा जब देखिए ए गोज टू बी देन बी गोज टू सी, ठीक है, तो बी एक टाइम तक तो बनेगा, फिर बी को सी में भी तो कन्वर्ट होना है, तो इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज भी तो होगी टाइम के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे कंसंट्रेशन एक टाइम हुआ कि एक टाइम आया कि जब बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो गई, फिर इसकी कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। तो हमारा जो बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है। ये गेट 2006 में पूछी गई प्रॉब्लम भी है, बहुत ईजी प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर द रिएक्शन ऑफ द टाइप P goes to Q then Q goes to R given that P नॉट इज इक्वल टू 1 मोलर। देखिए P की जो हमारी रिएक्टेंट की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रही थी उसकी कंसंट्रेशन दी है 1 मोलर। देन हमको K1 रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, सिमिलरली K2 रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी है, और हमसे क्या पूछ रहा है द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ Q एंड R इज, ठीक है। तो अच्छी प्रॉब्लम है। बेसिकली हमको इसमें क्या देखना है, अब देखिए जो P नॉट है जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है उसी से क्या बनेगा कि हमारा P बनेगा, Q बनेगा और R बनेगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारा रिएक्टेंट होगा 1 मोलर इसी से तो हमारे एक टाइम के बाद Q बन जाएगा, R बन जाएगा और कुछ P अगर जो बचना होगा वो बचेगा, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है कि हमको Q की कंसंट्रेशन पता है और R की कंसंट्रेशन पता है और P नॉट की कंसंट्रेशन पता है, ये 3 टर्म हमको पता है। तो हम P की कंसंट्रेशन एट टाइम T निकाल सकते हैं। P की कंसंट्रेशन एट टाइम T इज इक्वल टू P नॉट माइनस Q प्लस R, दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा एक्सप्रेशन। P नॉट की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 1 दी है, Q की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, Q की वैल्यू दी है 0.5966, R की वैल्यू कितनी दी है 0.0355, ठीक है। तो ये वैल्यू दी है, इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.3679। तो ये हमारी P की कंसंट्रेशन हो गई एट द टाइम T, ठीक है। अब हमको पता है रिलेशनशिप क्या होता है, PT इज इक्वल टू P नॉट ई की पावर माइनस K1 इंटू टी, ठीक है। हमको PT भी पता है, P नॉट भी 1 मोलर दिया है, K1 भी पता है, तो टाइम हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लॉन लेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा हमारे पास K1 इंटू टी इज इक्वल टू लॉन P नॉट बाई PT। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन हो जाएगा इजीली। हमको P नॉट भी पता है, PT भी पता है, K1 भी पता है, तो डायरेक्टली हम टाइम निकाल सकते हैं। जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है, तो टाइम जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी आ जाएगी 10 की पावर 3 मीन्स 1000 सेकेंड, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम थी, इसमें बस आपको लॉजिक क्या लगाना था, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है उसी से तो हमारे P, Q और R बनेंगे, क्योंकि हमको Q और R की कंसंट्रेशन दी है, P की नहीं दी है, ठीक है। तो हम P की कंसंट्रेशन वहाँ से निकाल सकते हैं एट टाइम T क्या होगी। देन हमारा सिंपली जो फर्स्ट रिलेशन था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे टाइम के साथ कैसे वेरी करती है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करती है, तो बस हमको वही लगाना था रिलेशनशिप। तो हमारा C ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, इन अ कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A गोज टू B, B गोज टू C, तो हमारा K1 और K2 हमारी रिस्पेक्टिव रेट कांस्टेंट है, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट है, तो B हमारी क्या है ट्रांजिएंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैंने डिस्कस भी किया था सेकंड वाला केस कि B जैसे ही बन रहा है हमारा तुरंत वो कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ भी होता था, और ये कौन सी कंडीशन थी हमारी, K2 मच ग्रेटर देन K1, ठीक है। तो देखिए मैंने इसीलिए पहले ही कॉन्सेप्ट सारे डिस्कस कर लिए कि आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कोई ऐसा इशू ना है कि ये तो हमको बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट आ गया, अब ये प्रॉब्लम कैसे होगी। और आप देख भी रहोगे कि सारी प्रीवियस ईयर में प्रॉब्लम पूछी भी गई हैं और हमको टाइम इन प्रॉब्लम को कितनी जल्दी सॉल्व हो जा रही है जब एक बार हमने सिंपली कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लिए, ठीक है। तो जब हमारा केस होता है K2 मच ग्रेटर देन K1, उसमें क्या होता है कि जैसे ही B बन रहा है वो तुरंत कंज्यूम हो जा रहा है। ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस मतलब कि हमारा जैसे ही बहुत ही कम टाइम के लिए ये एग्जिस्ट कर रहा है, सिंपली ये मीनिंग है, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सिमिलर प्रॉब्लम है हमारे पास। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन P गोज टू Q, Q गोज टू R अंडर स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। वही केस है जहाँ हमने बोला था कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन की बात हो या ट्रांजिएंट एग्जिस्टेंस की बात हो, तो हमारी वही बात है। द वेरिएशन ऑफ P, Q एंड R विद द टाइम आर बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाई, ठीक है। तो ये देखिए गेट 2013 में प्रॉब्लम पूछी गई है।
तो देखिए पी की कंसंट्रेशन एक्सपोनेंशियल डिक्रीज हो रही है यहाँ पे सी ऑप्शन में, क्यू की कंसंट्रेशन देखिए थोड़ी बड़ी, देन हमारी तुरंत डिक्रीज होने लगी। तो यही ट्रांजिशन एग्जिस्टेंस होता है, यही हमारा क्या होता है स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन होता है। और आर की कंसंट्रेशन हमारी देखिए टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है और एक टाइम के बाद क्या हो रही है कांस्टेंट हो गई, क्योंकि हमारा पूरा रिएक्टेंट हमारे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हमने केस सेकंड जो डिस्कस किया था वही सिंपली डायरेक्ट जो प्रॉब्लम है वही है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जामिन द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन, द रेट कांस्टेंट इज गिवन अबव द मार्क। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारे नेट एग्जाम में पूछी गई है, आई थिंक जून 2013 में पूछी गई है। ठीक है, तो हमारा क्या बता रहा है कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कैन बी अप्लाई। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड केस था, केस सेकंड क्या था हमारा, K2 शुड बी मच मच ग्रेटर देन K1। ठीक है, तो हमको बस यही देखना है कि किस ऑप्शन में ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो ए ऑप्शन में K2 की वैल्यू हमारी K1 से 10⁻³ टाइम्स ज़्यादा है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हमारा। यहाँ पे क्या है, K2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे कम है 10, वो भी 10⁻² टाइम्स कम है, तो बी ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। सी ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए तो K1 और K2 दोनों सेम है, ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए 10⁻⁴ टाइम्स ज़्यादा है K2 की वैल्यू, तो ये हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ए और डी हमारे दोनों ऑप्शन करेक्ट हो गए। देखिए बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, बस हमको क्या याद रखना था कि स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन कब लगता है, जब हमारे K2 की वैल्यू K1 से बहुत ही ज़्यादा हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर द फॉलोइंग कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन X गोज टू Y वाया K1 टू सेकेंड इनवर्स, Y goes to Z via K2 0.1 second inverse. The time required Y for the to reach its maximum concentration, assuming only X is present at T is equal to T। तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था फोर्थ वाला फॉर्मूला T मैक्स वाला, मैंने बोला था कि Y की कंसंट्रेशन क्या होगी, एक टाइम तक इंक्रीज करेगी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारा इस तरह का कुछ ग्राफ हो रहा था। तो ये वाला टाइम पूछ रहा है कि ये टाइम बताइए जब हमारे पास B की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, 1/K1 माइनस K2 ln K1 बाई K2। तो जस्ट हमको सिंपली वैल्यू रखनी है, K1 भी दिया है हमको, K2 भी दिया है। तो हमारा 1/K1/K2 कितना हो जाएगा, 2 में से 0.1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1.9 डिवाइडेड बाई ln 2 डिवाइडेड 0.1। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.9 और ये हमारा कितना हो जाएगा ln 20। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.576। ठीक है, एक बार आप लोग चेक भी कर लीजिएगा, वैसे यही आएगी। ठीक है, तुम्हारा जो आंसर हो जाएगा अप टू 2.58 1.58 मोर अप्रोप्रिएट है। वैसे भी हमारे पास गेट एग्जाम में एक रेंज दी होती है, मान लीजिए वहाँ पे रेंज दे दीजिएगी 1.55 टू 1.60। ठीक है, तो आप इस वैल्यू के बीच में कोई भी वैल्यू देंगे तो आपकी वो करेक्ट मानी जाएगी। ठीक है, अब हमसे क्या पूछ रहा है, डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2 इंटू N2 and 2H2O इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो हमारी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को टाइम के साथ बोल रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा है क्या रिलेशन होता है, CT इज इक्वल टू C0 e की पावर माइनस K1 इंटू T। ठीक है, तो हमारा जो रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। यहीं पे हमारी कंसंट्रेशन क्या है CT की, यहाँ पे हमारा क्या आ गया NH4NO3, यही हमारा रिएक्टेंट है, NH4NO2 है हमारा रिएक्टेंट। इसी से हमको क्या मिल रहा है, N2 और H2 मिल रहा है। तो इसकी कंसंट्रेशन को हमको टाइम के साथ बताना है। यहाँ पे देखिए तो टाइम के साथ वेरी नहीं कर रही है कुछ, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। यहाँ टाइम के साथ इंक्रीज होने लगी, तो ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए क्या लीनियर वेरिएशन दिया है, तो ये भी नहीं हो सकता। और यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल वेरिएशन है और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रही है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। कंसिडर द प्लॉट्स फॉर द रिएक्शन Na गोज टू B प्लस C। ठीक है, तो हमारा प्लॉट किस रिएक्शन को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है ये बताना है। ठीक है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट रिलेशन है वो किस टाइप का है, y इज इक्वल टू mx प्लस C। ठीक है, यहाँ पे C हमारा क्या है, 0 है, क्योंकि इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं है, तो C हमारा 0 है, तो सिंपली y इज इक्वल टू mx टाइप का है। और हमारा किस टाइप का रिलेशन है, माइनस dd ऑफ a, और हमारा कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, वो रेट कांस्टेंट होता है, और हमारा a के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा किस रिएक्शन में होता है, हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर होगा हमारा, तो a और b हमारे तो दोनों एलिमेंट हो गए पहले ही सिर्फ एक ग्राफ से। ठीक है, अब c भी हो सकता है, d भी हो सकता है। अब हमारा सेकेंड ऑप्शन देखते हैं।
तो सबसे पहले जीरो ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। जीरो ऑर्डर में हमारे के पास क्या होता है रेट लॉ, के इज इक्वल टू एक्स बाई टी होता है। तो एक्स क्या है कि जो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया है, तो इसको हम किस तरह से लिखते हैं, ए माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, बाई टी लिख सकते हैं। ए हमारा क्या है, ए नॉट, और ए माइनस एक्स माइनस टी, ठीक है। तो ये ले सकते हैं। तो हमारा इसी तरह क्या आ जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, ए टी इज इक्वल टू टी इस साइड चला जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, ए नॉट माइनस के टी। तो हमारा ये जीरो ऑर्डर के लिए हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ए की कंसंट्रेशन हमारे टाइम के साथ कैसे वेरी कर रही है, जो हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन होगी और हमारा जो रेट कॉन्स्टेंट होगा और टाइम इनटू टाइम, ठीक है। तो ये देखिए हमारा माइनस साइन आ रहा है, तो किस टाइप का है हमारा रिलेशन, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है, वो इंटरसेप्ट क्या होगा, ए नॉट। तो ये जो इंटरसेप्ट हो गया हमारा ए नॉट हो जाएगा। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, स्लोप हो जाएगा माइनस के, ये हमारा स्लोप हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या, जीरो ऑर्डर हो जाएगी, क्योंकि तो जीरो ऑर्डर को हमारा ये फॉलो कर रहा है। तो सी तो वैसे एलिमिनेट हो गया और डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सिमिलरली आप सेकेंड ऑर्डर के लिए भी दे सकते हैं। जब सेकेंड ऑर्डर के लिए आप देखेंगे तो वहाँ पे 1/a और टी में जो रिलेशन आएगा वो यही हमारा आएगा, ठीक है। तो आप चलिए हम इसको भी डिस्कस ही कर लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, k इज इक्वल टू 1/t 1/a माइनस एक्स, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/at माइनस 1/a होता है, तो उसको हम लिख सकते हैं 1/a नॉट, ठीक है। तो t को उस साइड ले जाएंगे, kt इज इक्वल टू 1/a एट टाइम t माइनस 1/a नॉट, ठीक है। तो हमारा 1/80 क्या हो जाएगा एट टाइम t इज इक्वल टू के टी 1/a नॉट प्लस के टी, ठीक है। तो हमारा जो 1/a और t में जो आ रहा है, जो रिलेशनशिप आ रहा है वो किस टाइप का आ रहा है, y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। जो हमारा इंटरसेप्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 1/a नॉट हो जाएगा। स्लोप कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, और जो हमारा टाइम के साथ 1/80 वेरी कर रहा है, तो ये तो हमारा जीरो और ये 102 हमारा ये करेक्ट ऑप्शन है। चलिए लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। द रिएक्शन 2NO गैस प्लस O2 गैस गोज टू 2NO2 प्रोसीड वाया द फॉलोइंग स्टेप्स। NO प्लस NO गोज टू N2O2 वाया K1 K, N2O2 गोज बैक टू NO प्लस NO, ये रिएक्शन देखिए फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, K डैश, और N2O2 प्लस O2 हमारा वाया KB NO2 प्लस NO2 फॉर्म कर रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमको बतानी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम किस पे देखते हैं, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन हमारी हो जाएगी KB रेट कांस्टेंट N2O2 और किस पे है, हमारी O2 पे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में हमारे पास क्या क्या है, NO और O2 है, ठीक है। तो N2O2 नहीं है, तो N2O2 को हमको किसी तरह से एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। तो देखिए K हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारा क्या होता है, बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ फॉरवर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ बैकवर्ड। तो NO का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। अब हमको N2O2 की वैल्यू चाहिए, तो N2O2 कितना हो जाएगा, K इंटू NO स्क्वायर। N2O2 की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, K इंटू NO स्क्वायर। बस यही वैल्यू हमको इस यहाँ पे पुट कर देनी है इस एक्सप्रेशन में। तो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी फाइनल, KB K NO स्क्वायर एंड O2। ये कौन सा ऑप्शन है हमारा, K इंटू KB K इंटू KB और NO स्क्वायर, यहाँ पे KB भी होगा, इसको आप सही कर लीजिए, K इंटू KB NO स्क्वायर एंड O2, ठीक है। तो फिर से हम देख लेते हैं एक बार। अब देखिए हमने इस प्रॉब्लम में क्या किया, सबसे पहले हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करिए। स्लोएस्ट स्टेप हमारा कौन सा है, ये थर्ड स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है। तो क्या हो जाएगा रेट ऑफ KB इंटू N2 इंटू O2, ठीक है। और फिर हमारे पास N2O2 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो N2O2 को हमको एलिमिनेट करना होगा। तो N2O2 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, जो हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, K इज इक्वल टू N2O2 डिवाइड बाई NO स्क्वायर। तो N2O2 को हम क्या लिख सकते हैं, K इंटू NO स्क्वायर।
तो यहाँ पे के भी तो पहले से था, तो N2O2 क्या हो जाएगा, के इंटू एन ओ स्क्वायर, ये वाला टर्म हमारा के और एन ओ स्क्वायर यहाँ से आ गया, ठीक है। और हमारा क्या बचा, O2 और O2 बचा और के भी बचा, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे के भी मिसिंग था, आप इसको सही कर लीजिए, के इंटू के बी इंटू एन ओ स्क्वायर इंटू O2, ठीक है। तो हमारी गेट ये 2007 में प्रॉब्लम पूछी थी। तो इस लेक्चर में हमने 10 प्रॉब्लम डिस्कस की। फर्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स हमने कॉन्जिक्यूटिव फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे डिस्कस करी, सिक्वेंशियल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे डिस्कस करी, फिर हमने कुछ ग्राफिकल प्रॉब्लम्स देखी अच्छे से, और ये लास्ट प्रॉब्लम हमने रेट लॉ पे देखी, ठीक है। तो आई होप आपको सारी प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।